चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आप किसी भी प्रैक्टिस को जो है मिस ना करें, लगातार सभी प्रैक्टिसेस को रिवाइज करते रहें। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय शिक्षा की दूसरी घड़ी किसे कहते हैं? ऑप्शन ए में दिया है कालांश, ऑप्शन बी में दिया है पाठ्यक्रम, ऑप्शन सी में दिया है भोजन अवकाश और ऑप्शन डी में दिया है समय सारणी। देखिए, कालांश क्या होता है, जैसे आपका 40 मिनट का पीरियड या 50 मिनट का पीरियड जो है, इसे ही जो है कालांश कहते हैं। पाठ्यक्रम आप जानते ही हैं, सिलेबस। देखिए, भोजन अवकाश इसका उत्तर हो नहीं सकता, जबकि देखिए विद्यालय चल ही नहीं पाएगा यदि विद्यालय का नहीं होगा कोई समय सारणी। इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय शिक्षा की दूसरी घड़ी जो है समय सारणी को कहते हैं। इसलिए यहाँ जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का जो है सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह जंजीरों में है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए में दिया है रूसो, ऑप्शन बी में दिया है प्लेटो, ऑप्शन सी में दिया है वुडवर्थ और ऑप्शन डी में दिया है मैक्स मूलर। देखिए, रूसो ने कहा था कि प्रकृति की नियंता की तरफ से सभी वस्तुएं शुद्ध ही आती हैं, सिर्फ मानव का स्पर्श जो है उसे दूषित कर देता है। और आपसे यही तो पूछ रहा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है लेकिन हर जगह जंजीरों में है, तो यह जो कथन है यह रूसो ने कहा था। इसलिए आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को एक मौलिक अधिकार के रूप में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के उद्देश्य से सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया? देखिए, आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया। आपके ऑप्शन हैं 1996, 1998 में, 2001 में या फिर 2003 में। देखिए, सर्व शिक्षा अभियान जो है 2001 में शुरू किया गया। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? ऑप्शन ए में दिया है 1964, ऑप्शन बी में दिया है 1965, ऑप्शन सी में दिया है 1960 और ऑप्शन डी में दिया है 1957। देखिए, राज्य शिक्षा संस्थान की जो स्थापना है वह 1964 में की गई। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। और देखिए, राज्य शिक्षा संस्थान का जो मुख्यालय है वह प्रयागराज में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नगर शिक्षा संस्थान केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है, इसका जो है संक्षिप्त रूप आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए में दिया है BRC, ऑप्शन बी में दिया है URC और ऑप्शन सी में दिया है दोनों और डी में दिया है कोई नहीं। तो देखिए, नगर शिक्षा संस्थान केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए है, इसका जो संक्षिप्त रूप होगा URC, अर्बन रिसोर्स सेंटर। विकल्प जो है बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष गठित हुआ? ऑप्शन ए में दिया है 2005 में, ऑप्शन बी में दिया है 2004 में, ऑप्शन सी में दिया है 2006 में और ऑप्शन डी में दिया है 2007 में।
तो देखिए बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम जो है 2005 में गठित हुआ। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आरटीई 2009 के बारे में असत्य कथन जो है कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया है यह भारतीय संविधान के 86वें संशोधन से लागू हुआ। बी विकल्प में दिया है इसमें 38 धाराएं, 7 अध्याय एवं 1 अनुसूची है। ऑप्शन सी में दिया है इसमें सरकारी विशिष्ट सहायता प्राप्त और निजी 4 प्रकार के विद्यालय बताए गए हैं। और डी विकल्प में दिया है यह 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। तो देखिए यह भारतीय संविधान के 86वें संशोधन से लागू हुआ, यह आपका सही उत्तर है। लेकिन यह हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि आपसे जो है गलत विकल्प पूछ रहा है। इसमें 38 धाराएं, 7 अध्याय एवं 1 अनुसूची है, यह भी जो है आपका सही उत्तर होगा। इसमें सरकारी विशिष्ट सहायता प्राप्त और निजी 4 प्रकार के विद्यालय बताए गए हैं। लेकिन देखिए विकल्प डी में दिया है यह 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। देखिए यही आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। आपसे गलत विकल्प पूछ रहा था, विकल्प डी जो है गलत उत्तर है क्योंकि इसमें जो है दिया है कि संपूर्ण भारत में लागू हुआ। लेकिन जब यह लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को तो यह जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर लागू हुआ था। तो फिलहाल इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ए, बी और सी तीनों नहीं होंगे, आपसे गलत विकल्प पूछ रहा था तो इसलिए विकल्प डी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का सही क्रम है। आपके सुपरटेट एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। ऑप्शन ए में दिया है क्या पहले प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना, तुलना, अनुप्रयोग या फिर सामान्यीकरण। देखिए आपको सही क्रम इसमें बताना है। बी विकल्प में दिया है प्रस्तावना, सामान्यीकरण, तुलना, अनुप्रयोग और फिर उसके बाद जो है प्रस्तुतिकरण। सी विकल्प में दिया है सामान्यीकरण, तुलना, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग और प्रस्तावना। विकल्प डी में दिया है प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण और फिर अनुप्रयोग। देखिए ऐसे ही प्रश्न जो है आपके सुपरटेट एग्जाम में पूछेगा। आपको 4 विकल्प दे देगा और पूछेगा कि इसमें जो है सही क्रम कौन सा है। तो देखिए हर्बर्ट की पंचपदी प्रणाली का जो सही क्रम होता है सबसे पहले प्रस्तावना, फिर प्रस्तुतिकरण, उसके बाद तुलना, सामान्यीकरण, फिर अनुप्रयोग। तो देखिए ऐसा जो है विकल्प डी में दिया है, इसलिए आपका डी जो है सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप अपने शिक्षण व्यवस्था की गति को निरंतर बनाए रखें क्योंकि आप यह सोच रहे हैं कि सुपरटेट का एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आएगा तब आप अपनी तैयारी को करेंगे, तो शायद आप गलत सोच रहे हैं, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। इसलिए आप अपनी तैयारी को निरंतर रूप से जारी रखें। चलिए निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है। ऑप्शन ए में दिया है शिक्षण की 3 अवस्थाएं हैं। ऑप्शन बी में दिया है शिक्षण के 3 चर हैं। ऑप्शन सी में दिया है शिक्षण की अवस्थाएं टॉलमैन ने दी हैं और डी विकल्प में दिया है शिक्षण केवल शिक्षक केंद्रित होता है। तो देखिए शिक्षण की 3 अवस्थाएं होती हैं। शिक्षण पूर्व अवस्था, दूसरी अवस्था का नाम है अंतः क्रियात्मक अवस्था और तीसरी अवस्था का नाम है उत्तर क्रियात्मक अवस्था। और ये तीनों अवस्थाएं जो है टॉलमैन ने दी हैं। शिक्षण के 3 चर हैं शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। देखिए शिक्षक को स्वतंत्र चर माना गया है जबकि विद्यार्थी को आश्रित चर और पाठ्यक्रम को जो है मध्यस्थ चर माना गया है।
और ऑप्शन सी में देखिए दिया है शिक्षण की अवस्थाएं टॉलमैन ने दी हैं। अभी हमने ऊपर बताया कि शिक्षण की 3 अवस्थाएं जो है टॉलमैन ने दी हैं, इसलिए आपका ऊपर के तीनों ही विकल्प सही हो जाएंगे। लेकिन देखिए आपसे सही नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर होगा। शिक्षण केवल शिक्षक केंद्रित नहीं होता। विकल्प डी यहाँ पर जो है सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप लोग जितना हो सकता है क्लास को अपने मित्रों में शेयर ज़रूर किया करें, क्योंकि देखिए आपका एक शेयर ही हमें बहुत मोटिवेट करता है आपके लिए कुछ अच्छा और बेहतर करने के लिए। चलिए, अपनी जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों को समझना कौन सा जीवन कौशल है? ऑप्शन ए में दिया है समानुभूति, ऑप्शन बी में दिया है स्वजागरूकता, ऑप्शन सी में दिया है समस्या समाधान और ऑप्शन डी में दिया है सृजनात्मक सोच। तो देखिए आसान प्रश्न है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि अपनी जिम्मेदारियों एवं कर्तव्यों को समझना कौन सा जीवन कौशल है? तो यह देखिए यह स्वजागरूकता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी कंपनी द्वारा प्रयोग किया जाने वाला व्यापार चिन्ह क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में दिया है कॉपीराइट, ऑप्शन बी में दिया है ट्रेडमार्क, ऑप्शन सी में दिया है पेटेंट और डी विकल्प में दिया है हॉलमार्क। तो देखिए किसी कंपनी द्वारा प्रयोग किया जाने वाला जो व्यापार चिन्ह होता है वह ट्रेडमार्क कहलाता है, इसलिए जो है बी विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव जीवन का आधार क्या है? ऑप्शन ए में दिया है व्यवसाय, ऑप्शन बी में दिया है धर्म, ऑप्शन सी में दिया है नैतिकता और डी विकल्प में दिया है मूल्य। तो देखिए धर्म, नैतिकता और मूल्य ये तीनों ही हमारे उत्तर नहीं होंगे। तो देखिए मानव जीवन का जो मुख्य आधार है वह व्यवसाय है। देखिए आप नैतिकता, धर्म, यह हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप कहाँ से धर्म करेंगे, कहाँ से नैतिकता लाएंगे? तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कक्षा नाइकीय पद्धति किस शिक्षा की देन है? ऑप्शन ए में दिया है वैदिक कालीन शिक्षा, ऑप्शन बी में दिया है बौद्ध कालीन शिक्षा, ऑप्शन सी में दिया है मुस्लिम कालीन शिक्षा और डी में दिया है ब्रिटिश कालीन शिक्षा। तो देखिए कक्षा नाइकीय पद्धति जो है यह वैदिक कालीन शिक्षा की देन थी। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। लेकिन देखिए होता क्या था, गुरुकुल में जब गुरु जो है किसी राजा के पास या किसी कार्यवश से बाहर होता था तो वह कक्षा के सबसे मेधावी छात्र को शिक्षण कार्य सौंप कर जाता था। तो गुरु की अनुपस्थिति में वह मेधावी छात्र जो है शिक्षण कार्य को संचालित करता था। तो इसे ही जो है कक्षा नाइकीय पद्धति कहा गया, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से सुमेलित जोड़ों का चयन करें। एक तरफ देखिए शैक्षिक काल दिया है और दूसरी तरफ जो है छात्र का नाम दिया है। ऑप्शन ए में दिया है क्या वैदिक कालीन शिक्षा में छात्र को ब्रह्मचारी, द्विज या फिर अंतावासी कहा जाता था। बी विकल्प में दिया है बौद्धकालीन शिक्षा में क्या छात्र को श्रमण या सामनेर कहा जाता था। विकल्प सी में दिया है क्या मुस्लिम कालीन शिक्षा में छात्र को शागिर्द कहा जाता था और डी में दिया है क्या उपरोक्त सभी।
तो देखिए वैदिक कालीन शिक्षा में छात्र को ब्रह्मचारी द्विज अंतावासी कहा जाता था, यह सही है। बी में दिया है बौद्ध कालीन शिक्षा में से शिक्षार्थी को जो है श्रमण या सामनेर कहा जाता था, यह भी आपका सही उत्तर है। और मुस्लिम कालीन शिक्षा में जो है शिक्षार्थी को जो है शागिर्द कहा जाता था। तो देखिए ऊपर के तीनों ही विकल्प सही हैं, इसलिए आपका डी उत्तर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। यह परिभाषा किसने दी है? देखिए यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में दिया है मॉरिसन, बी में दिया है एचिसन और सी में दिया है कोठारी आयोग और ऑप्शन डी में दिया है क्या यह डांडेकर की परिभाषा है। चलिए, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का अभिन्न अंग है तथा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है। यह परिभाषा जो है किसने दी है? तो देखिए यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह कोठारी आयोग की परिभाषा है, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आपके सुपर टेट एग्जाम में लगभग 1 से 2 परिभाषाएं पूछ सकता है और पूछेगा क्या, पूछी ही गई है। पिछले 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है 2 परिभाषाएं पूछी गई थी। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को समाज, विद्यालय, मित्र, परिवार, पत्र पत्रिकाओं द्वारा जीवन को समायोजन करना सिखाया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए में दिया है बी के पासी, बी में दिया है रायबर्न, ऑप्शन सी में दिया है बर्टन और ऑप्शन डी में दिया है पाठक एवं त्यागी। तो देखिए यह महत्वपूर्ण परिभाषा जो है पाठक एवं त्यागी की है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अभिप्रेरणा शब्द की उत्पत्ति जो है मोटेम शब्द से हुई है। यह किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए में दिया है ग्रीक, ऑप्शन बी में दिया है फ्रेंच, ऑप्शन सी में दिया है लैटिन और ऑप्शन डी में दिया है अंग्रेजी। तो देखिए यह लैटिन भाषा का शब्द है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मॉन्टेसरी के स्कूल का नाम क्या था? अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मॉन्टेसरी के स्कूल का नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया है बालोद्यान, ऑप्शन बी में दिया है बाल भारती, ऑप्शन सी में दिया है किंडरगार्टन और ऑप्शन डी में दिया है बाल घर। तो देखिए मॉन्टेसरी के स्कूल का नाम था बाल घर, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दीवा स्वप्न के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए में दिया है गीजू भाई, ऑप्शन बी में दिया है गांधी जी, ऑप्शन सी में दिया है रविंद्रनाथ टैगोर और ऑप्शन डी में दिया है गोखले। देखिए दीवा स्वप्न महत्वपूर्ण पुस्तक है और यह पुस्तक जो है गीजू भाई बधेका की है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक पूछी जाती है तड़तड़ाग। देखिए इन्होंने बाल देवो भव का नारा भी दिया था। यह मॉन्टेसरी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन्होंने मॉन्टेसरी संघ की भी स्थापना की, जबकि यह अपने छात्रों के बीच जो है मूंछों वाली माता के नाम से प्रसिद्ध थे। चलिए फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
किसी तथ्य पर विचार करने के लिए गुण दोषों दोनों पर चिंतन करना WHO के अनुसार कौन सा जीवन कौशल है? ऑप्शन ए में दिया है सृजनात्मक चिंतन, ऑप्शन बी में दिया है आलोचनात्मक चिंतन, ऑप्शन सी में दिया है निर्णय लेना और ऑप्शन डी में दिया है सहानुभूति। देखिए, गुण दोष दोनों पर चिंतन करना जो है यह आलोचनात्मक चिंतन है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए में दिया है मेयर, ऑप्शन बी में दिया है रॉस, ऑप्शन सी में दिया है अर्बन और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। देखिए, जिसने भी 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा दी थी उसे यह पता है कि यह प्रश्न जो है आपके 69,000 शिक्षक भर्ती में आ चुका है और यही परिभाषा जो है पूछा था। तो देखिए, मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे, यह परिभाषा जो है अर्बन की है, इसलिए आपका जो विकल्प सही होगा ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अभिप्रेरणा का खा या XY सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए में दिया है मैकलीलैंड, ऑप्शन बी में दिया है मैकग्रेगर, ऑप्शन सी में दिया है हर्जबर्ग और ऑप्शन डी में दिया है फ्रायड। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मैकग्रेगर ने। विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, जबकि हर्जबर्ग ने अभिप्रेरणा का अधिकारक सिद्धांत जो है दिया है। अभिप्रेरणा का अधिकारक सिद्धांत जो है इन्होंने दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लूथर गुलिक ने प्रबंधन के कितने प्रकार बताए हैं? ऑप्शन ए में दिया है 7, ऑप्शन बी में दिया है 8, ऑप्शन सी में दिया है 9 और ऑप्शन डी में दिया है 6। तो देखिए, लूथर गुलिक ने मैनेजमेंट के 7 प्रकार बताए हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, क्लास आज आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और जिन मित्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास को अपने मित्रों में शेयर ज़रूर करें। तो देखिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।